Hello students, let's go to start the next topic of chapter carboxylic acid. तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन पढ़ लिया हुआ था. ठीक है, इस लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट. ठीक है, अब हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई बहुत छोटा कार्बन है, बहुत छोटा मेंबर है, ठीक है, तो छोटा मेंबर रहता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, तो वो गैस फॉर्म में होगा. लेकिन इसका जो पहला ही मेंबर होता है उसमें दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, तो इस वजह से वो ग्रुप ही काफ़ी बड़ा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर दोनों तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इसमें. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये शुरू से ही लिक्विड होते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं, क्लियर, फर्स्ट फोर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं. ठीक है, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स, कलरलेस. अच्छा हाँ, पंजेंट स्मेल होती है, ये ध्यान रखेंगे, विद पंजेंट स्मेल. पंजेंट स्मेल इनकी होती है, कलरलेस लिक्विड होते हैं और पंजेंट स्मेल होती है. ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अगले जो 6 मेंबर्स इनके होते हैं, क्लियर, वो 6 इसमें जो 4 मेंबर, इसको 3 मेंबर्स करिए, केवल 3 कार्बन तक ही. हाँ, ये थोड़ा सा अटपटा हमको लग रहा था कि 3 मेंबर्स जो होते हैं, फर्स्ट 3 मेंबर यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन तक, प्रोपेनॉइक एसिड तक, बस. ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड होंगे. और जो नेक्स्ट 6 मेंबर होंगे यानी C4 से लेके और C9 तक बात करिए, ठीक है, ये ऑयली लिक्विड होते हैं, ऑयली लिक्विड्स होते हैं. और अब इतना पंजेंट स्मेल नहीं रह जाता है, थोड़ा थोड़ा प्लीजेंट होने लगता है, बहुत थोड़ा हल्का हल्का प्लीजेंट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, और जो इससे अबव होते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट, तो इसके बाद वाले जितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड, सभी वैक्स की तरह सॉलिड होने लगते हैं. ठीक है, तो याद रखना है, फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं वो क्या है, कैसे हैं? वो कलरलेस लिक्विड है. अगले जो 6 मेंबर्स हैं वो ऑयली लिक्विड हैं. उसके बाद जितने भी हैं सब वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं. तो ये रहा हमारा पहला, फर्स्ट फिजिकल स्टेट, पहली प्रॉपर्टी. ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की. सेकंड हमारी बात होगी सॉल्युबिलिटी की. ठीक है, हमारी जो सेकंड बात है वो सॉल्युबिलिटी को लेके है. तो जो जितने भी छोटे मेंबर्स होते हैं, जितने भी छोटे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, छोटे मेंबर का मतलब यहां पे ले सकते हैं कि फर्स्ट 4 मेंबर्स, जो फर्स्ट 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, आर क्लियरली या फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर. अब वाटर में सोल्यूबल क्यों होते हैं? तो सबको पता है, एक ही रीजन है, कोई भी चीज वाटर में सोल्यूबल हो रही है उसका एक ही रीजन होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये हमको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सोल्यूबल होते हैं. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, अब अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, अब जो भी कार्बन आ रहा है मान लीजिए ये, ठीक है, अब यहाँ कोई R ग्रुप आएगा, जो भी R ग्रुप आए, क्लियर, या हम R को क्या कर रहे हैं, नीचे कर सकते हैं, यहाँ R को नीचे कर सकते हैं, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है. ठीक है, इसको हम इस तरफ कर ले रहे हैं, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आगे, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, तो इसलिए ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे. इसके बाद जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होंगे. ठीक है, वो क्या होंगे? वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, ईथर है, अल्कोहल है, उनमें डिसॉल्व हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे. क्लियर? ठीक है, वैसे भी देख लो ऑयली लिक्विड्स हैं तो ऑयल वाटर में तो डिसॉल्व होगा नहीं, वैक्स लाइक सॉलिड है, वाटर में तो डिसॉल्व होगा नहीं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट. तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? तो ये हाई बीपी रखते हैं,
हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। रीज़न क्या है? सेम ही रीज़न है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? डाइमर के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कैसा डाइमर होता है? देखिए मान लीजिए R है, C डबल बॉन्ड O, OH, दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए ये भी एक कार्बोक्सिल है, ये भी एक कार्बोक्सिल है। देखिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं। क्लियर? ध्यान रखना है इनका बीपी जो होता है वो हाई बीपी होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही है? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी, इतनी ही पढ़नी हमको, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हो गई। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करना। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी में ये एल्डिहाइड और कीटोन की तरह नहीं होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनके पास जो कार्बोनिल कार्बन है उससे O के अलावा OH भी अटैच होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है दो ऑक्सीजन के बीच में। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ रेजोनेंस भी क्रिएट होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, एक कार्बन है उससे डबल बॉन्ड O लगा है, उसी से O लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इस दो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बदल जाती है। तो इसको हम अलग अलग 4 स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या स्टेप होगा? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, ऐसे रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन एटम है वो इन्वॉल्व हो, तो ऐसे रिएक्शंस भी हमको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक तो था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है उसके वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? तीसरा हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, अब कार्बोक्सिल ग्रुप का ही हमको कुछ देखना रहेगा। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। और डी लास्ट में हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप लगा है। ठीक है, या फिर बेंजीन रिंग, यानी एंड कर लीजिए, एंड बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग की वजह से भी कुछ चेंज आ रहे होंगे। मान लीजिए कि COOH है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, उससे कोई बेंजीन रिंग लगा है तो किस तरह का रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, और कोई एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप के साथ भी किस तरह का रिएक्शन शो करेगा। तो ये 4 अलग अलग स्टेप्स में बांट दिए गए हैं। ठीक है, कार्बोक्सिल को तो 1 बाय 1 करके इन चारों को हमको हैंडल करना है, हमारा केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को ले रहे हैं। ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। अब एक बात बताइए, कहीं भी हाइड्रोजन एटम है, मान लीजिए कोई हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, जैसे यही ले लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसे है, ये है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दूं तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, आप देखिए इसको, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहां माइनस और यहां प्लस चार्ज आएगा। अब जैसे ही प्लस आया, प्लस और माइनस मिलके ये क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड यहां क्रिएट कर लेंगे। तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और यहां एक डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा
कि यहाँ पे नेगेटिव एक बार इधर लगा, एक बार नेगेटिव इधर लगा, नेगेटिव क्या हो शिफ्ट हो रहा है, यानी एक बार डबल बॉन्ड इसके पास है, एक बार डबल बॉन्ड इसके पास है। तो जो हमारा रिजल्टेंट निकला वो ये निकला कि जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, इन दो ऑक्सीजन के बीच में बट गया है, यानी यहाँ हो रहा है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के थ्रू ये ग्रुप स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा? जब स्टेबलाइज होगा तो हाइड्रोजन को आसानी से निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बहुत ईजिली निकाल देगा, बहुत आसानी से निकाल देगा, बहुत आसानी से निकाल देगा। तो अगर हाइड्रोजन के रिएक्शन देख रहे हैं तो जनरली हमको कैसा रिएक्शन देखने वाले हैं? एसिडिक नेचर दिखेगा। H आयन रिलीज करना क्या टेंडेंसी होती है? एसिडिक नेचर होती है। क्लियर हो रही बात? ठीक है। तो जो पहला हमारा हेडिंग है उसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? एसिडिक नेचर। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला जो हमारा होगा वो एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर क्यों आया? ड्यू टू रिमूवल ऑफ H आयन। H आयन का आसानी से रिमूवल हो रहा है, आसानी से हटाएगा और क्या करेगा? रेजोनेंस क्रिएट करेगा। तो बहुत अच्छा रिएक्शन परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ रहा? ठीक है। वाटर से भी बहुत आसानी से रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ग्रुप है, इसका मैंने अगर वाटर से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा? RCOO माइनस H+, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को खींच लेगा और क्या बना लेगा? RCOO माइनस एंड H3O+। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज किया। अरे आप ऐसे कहिए या यहाँ पे सीधे H+ भी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ होती है ये। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देख लीजिए, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, कोई दिक्कत? ठीक। अब हमको निकालना हो अगर, तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एसिडिक नेचर? तो एसिडिक नेचर इक्विलिब्रियम में थोड़ा ध्यान दीजिए। इक्विलिब्रियम में मान लीजिए यही है, ठीक है, इसका वाटर से हमने रिएक्ट कराया, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, एसिड जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, COO माइनस एंड H3O+। कोई दिक्कत समझने में? ये वाटर कैसा है? एक्सेस में। तो आप काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, जो एक्सेस होता है उस पर रेट तो डिपेंड करता है नहीं है। तो अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालूं एसिड का, तो वो क्या निकल के आएगा? यही ना निकल के आ रहा है, यही है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा? ठीक है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और अगर मैं इसका pKa निकालूं तो माइनस लॉग ऑफ Ka। ये सब आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा, यहाँ कुछ नया नहीं है, इसीलिए हम बहुत इसमें घुस नहीं रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। रीज़न ये है कि आप ये सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके, बस हमने एक हाईलाइट दिया कि आपको एक बार रिकॉल कर लें, आप एक बार आपके दिमाग में सीन आ जाए कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो जिसकी Ka की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है तो H+ की वैल्यू ज़्यादा होगी, एसिडिक होगा, तो ज़्यादा एसिडिक होने के लिए pKa कम होना चाहिए, Ka ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल। ठीक है, तो एसिडिक टेंडेंसी समझ में आ रही है? तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो रेजोनेंस की वजह से हाइड्रोजन को क्या करेगा? आसानी से रिलीज करेगा। ठीक है, अब अगर एक कंपैरिजन करने के लिए आ जाए आपसे, ठीक है, कहा जाए कि जरा हमको बताओ कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप इसके लिए कौन सा पैतरा अप्लाई करेंगे? क्या अप्लाई करेंगे कि दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है? कैसे पता करेंगे? तो सीधी सी बात है कि जहाँ पे मान लो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव को मैं कम कर दूँ तो क्या ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? H को तो आसानी से छोड़ देगा ना, H को आसानी से छोड़ देगा। बात समझ में आ रहा है? बस इतना आपको समझना है कि किस केस में ये नेगेटिव कम है और किस केस में ये नेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। RCOOH ये है, अगर ये ब्रेक करेगा तो RCOO माइनस और H+, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइनस है तो इस प्लस को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचे रहेगा, यानी यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा, हाइड्रोजन को हटने नहीं देगा। अगर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक टेंडेंसी कम हो जाएगी, एसिडिक टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो कोई अगर इस चार्ज को कोई डिमिनिश कर दे, कम कर दे या बढ़ने ना दे, तो वो अच्छा एसिड होगा। ये कम रहेगा या बढ़ेगा नहीं तो हाइड्रोजन को आसानी से छोड़ देगा। अब इन दोनों में आप सोचिए कि अगर मैं HCOO माइनस H+ करूँ
और CH3COO माइनस और H प्लस करूँ, कहाँ पे नेगेटिव है? तो बेटा यहाँ पे देखो जरा, जितना माइनस है उतना ही माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पे जितना माइनस था ये CH3 प्लस I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा तो इसे और नेगेटिव बना देगा, और नेगेटिव बना देगा तो H को ज़्यादा टाइटली हेल्ड करेगा। तो अगर फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में पूछें कि ज़्यादा एसिडिक कौन है तो कौन सा होगा, फॉर्मिक की एसिडिक? तो बेटा जिस पे नेगेटिव कम वही अच्छा एसिड। तो सिंपल सी बात हमको समझ में आ गई कि फॉर्मिक एसिड सबसे अच्छा एसिड होगा, एसिटिक एसिड उससे कम होगा, और जैसे जैसे हम ग्रुप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको बहुत ही बेकार एसिड मिलते जाएंगे। यह ऑर्डर हो गया। तो फॉर्मिक एसिड इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, यानी इंडक्टिव इफेक्ट ये डिसाइड करता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक हो, यानी एसिडिक टेंडेंसी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज डिसाइडेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एसिडिक नेचर पॉज करके वीडियो जो देखना है, समझना है, लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चल रहे हैं, इसलिए हम बोर्ड के सामने से हट जाया करते हैं कि आपको दिख जाए पूरा प्रॉपर। ठीक है। अब सेकंड, ठीक है, हमने समझ तो लिया कि भाई एसिडिक है, बड़ा अच्छा है, चलो एसिडिक टेंडेंसी शो कर रहा है। तो अब कुछ रिएक्शंस भी तो एसिड वाले शो करने चाहिए। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि सेकंड हमने ले लिया है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, थोड़ा मेटल से कुछ रिएक्शन करके दिखा लेते हैं। तो कौन से मेटल? एक्टिव मेटल ही रिएक्शन करेगा, और किसी मेटल की तो बात नहीं है। एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या करेगा? तो आप भी जानते हैं एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर? ठीक है। तो अगर कोई एसिड है और वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, CH3COOH है, मान लीजिए Na के साथ रिएक्ट कर गया तो ये कैसे ब्रेक करेगा? क्या ब्रेक करना छोड़ो, सीधा मालूम है कि ये माइनस में आएगा, Na इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, COO Na और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि रिएक्शन विद एल्कलीज, अगर मैं इसका वाटर सोल्यूबल बेसिस के साथ रिएक्शन कराऊं तो सबको पता है कि एसिड जो होता है वो एल्काली के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। अगर कार्बन बाइकार्बोनेट से आता है तो CO2 भी निकालता। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? सेम वही CH3COOH NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये ब्रेक करेगा Na प्लस OH माइनस, ये ब्रेक करेगा H प्लस CH3COO माइनस, इसका माइनस इसका प्लस और इसका प्लस इसका माइनस, यहां सॉल्ट बना लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ लिया, हमने एसिड के साथ जो बेस है एल्कलीज उनके साथ रिएक्शन पढ़ लिया। तो हमारा ए वाला जो पोर्शन था, हाइड्रोजन जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा था, जहाँ जहाँ ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा था, देखिए ठीक है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा था, वो रिएक्शन हमने पढ़ लिया। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में भी इन्वॉल्व होगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ भी यही होगा। ठीक है, वहाँ भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, वहाँ भी एसिडिक टेंडेंसी देखेंगे, पर चूंकि कोर्स में नहीं है इसलिए हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो अब हम बी पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पोर्शन हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में, सेकंड में क्या है? OH जहां इन्वॉल्व है। ठीक है, OH की इन्वॉल्वमेंट जहां पे है उनकी बात कर रहे हैं। OH कहां पे ब्रेक करेगा? ठीक है, तो बी जो है reactions involving OH group of carboxylic acid, ये हो गया। यानी इसको सीधा समझ सकते हैं कि क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड,
ये जो बॉन्ड है इसके क्लीवेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे क्लीवेज की बात कर रहे हैं। तो अगर वो टूटेगा तो क्या क्या होगा, ठीक है, अगर वो टूटा तो क्या क्या होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कर रहे हैं रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2, इनके साथ रिएक्शन होगा। अब ब्रैकेट में अगर मैं पूछूं क्या बनेगा, तो अभी पहले हम चेक कर लेते हैं, खुद ही चेक कर लेते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो सपोज करिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH ये है। अगर मैं इसके साथ PCl5 का रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, तो बेटा यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, कट कर लीजिएगा, एक Cl इधर देने का, एक Cl इधर देने का, बचा क्या PCl3 उठा के रख देने का। तो क्या बचा CH3 COCl, CH3 COCl, ये बन गया, एसिड हैलाइड कहते हैं इसको। तो क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड भी कहते हैं इसको, ठीक है। और क्या बना, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और क्या बना HCl बना, HCl, क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से अब ये मैं ऐसे समझाने के लिए बस मैंने ऐसे किया है, ठीक है, ऐसे ही नहीं कटता है, ऐसे ही नहीं होता है, ये फिर वही बॉन्ड शिफ्ट करेगा, सारा कुछ मैकेनिज्म बहुत लंबा है, ठीक है। जो जितना कोर्स में है उतनी में बात करो, ये मैं ट्रिक समझा रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। इसी तरह से अगर आप SOCl2 के साथ करें, ठीक है, यहाँ से फिर कट करिएगा, यहाँ से फिर कट करिएगा, एक Cl यहाँ देना है, एक Cl यहाँ देना है, SO यहाँ देना है, फिर क्या बन गया CH3 COCl, फिर बन गया वही चीज़ SO2 HCl, SO2 गैस है निकल जाएगा, HCl गैस है निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन PCl3 से कराएं, तो यहाँ थोड़ा सा एक गड़बड़ है, यहाँ टूटेगा, यहाँ Cl तो जाएगा, इसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो इसी के साथ लग जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ बचता है CH3 COCl, ये हो गया, ठीक है, और बचता है H3PO3, ये बन जाता है, ठीक। तो ये रिएक्शंस याद रखने के है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड भी कहते हैं इसको, ये बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सारा रिएक्शन, क्लियर। अब दूसरा, अगला हमको पढ़ना है, ठीक है, और किस में ये इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और किस में इन्वॉल्वमेंट है, सेकंड जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो, और कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो देखो जरा, सेकंड पॉइंट किस में इन्वॉल्वमेंट है, तो हम अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। अब अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके होंगे आप, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना था, वहीं इसकी मैकेनिज्म भी थी, ठीक है। क्या होता है उसमें देख लेते हैं जरा। मान लीजिए हमारे पास एसिड है CH3, क्या बनेगा अभी हम देख ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एसिड है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया अल्कोहल से, C2H5OH से करा दिया, हमने अल्कोहल से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ से टूटेगा H प्लस CH3COO माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये प्लस और OH माइनस, यही तो जाएगा। तो क्या बन गया CH3COO, ये CH3COO इससे क्या जुड़ जाएगा C2H5 प्लस प्लस क्या बना लेगा H2O, वाटर बना लेगा। सिंपल हम यही समझते हैं भाई साहब, ये गलत है, यही गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं टूटता। सोचो OH छोड़ेगा क्या, ये प्राइमरी अल्कोहल है, OH नहीं निकालेगा, स्टेबल नहीं है। तो यहाँ जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस O का नहीं है, ये ऑक्सीजन इस O का है। मतलब इस रिएक्शन में हमको फोकस ये करना है कि ये रिएक्शन जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये टूटता है C2H5O माइनस H प्लस,
और यहाँ से टूटता है CH3CO और यहाँ से टूटता है OH, ऐसे आता है। बड़ी मतलब बड़ा गड़बड़ चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके का रिएक्शन है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बना क्या, बनता तो वही है, एस्टर ही बनता है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हम, बनता तो यही है। ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर या एस्टरिफिकेशन। ये हो गया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है कि ये ऑक्सीजन है जो यहां पे गया है, ये चीज हमको फोकस करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। एस्टरिफिकेशन चूंकि मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, सीपीसी में इसको मैं डिस्कस करूंगा, कंपटीशन क्लासेस में डिस्कशन करेंगे इस पे हम, ठीक है। हमको क्योंकि आप बोर्ड में नहीं पूछा जाता, इसकी मैकेनिज्म नहीं आएगी। रिएक्शंस हमको पता होने चाहिए, रिएक्शंस क्लियर है, ठीक है, रिएक्शंस दिए हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला स्टेप हम देखते हैं रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, थर्ड आ जा रहा है। थर्ड हम अमोनिया के साथ थोड़ा सा रिएक्शंस को देखते हैं, वहां भी OH, जहां जहां OH की इन्वॉल्वमेंट है वहां पे हम देखेंगे, जहां जहां भी OH की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। थर्ड है रिएक्शन विद अमोनिया। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं जरा, CH3COOH। अगर मैं इसके साथ अमोनिया का रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, सोचो जरा, क्या होगा, रिएक्ट करेगा। अरे भाई ये बेस है कि नहीं है, अरे एग्जैक्टली बेस नहीं है पर बेसिक नेचर है। ये बहुत अच्छा एसिड ये नहीं है, बहुत अच्छा बेस ये नहीं है, तो अच्छे तो दोनों नहीं है, तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो ही सकती है, बिल्कुल होती है। देखो जरा, CH3COO माइनस H+, यहाँ दिखा लोन पेयर, ये हाइड्रोजन तुरंत हमला कर दिया, लोन पेयर को देखते ही दौड़ पड़ा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, CH3COO माइनस, और यहाँ क्या बना, NH4+, बेटा प्लस और माइनस खट से जुड़ जाएंगे, तुरंत जुड़ जाएंगे, और क्या बना लेंगे, CH3COO NH4, सॉल्ट बना लिया तुरंत, अमोनियम सॉल्ट बन गया। और जैसे ही इस सॉल्ट को बेटा हमने हीट किया, हीट करते ही तुरंत इसमें से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। हीट करते ही मॉइस्चर बाहर हो जाएगा, तो बेटा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बचा, CONH2, दिस इज अमाइड। तो बेटा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ये रहा, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है हीट करते ही। इसी रिएक्शन को अगर मैं किसी रिंग के साथ ले चलो, देखो ये बहुत अच्छा खेल है, COOH एंड COOH, बेटा ट्वाइस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, सेम वही, दोनों हाइड्रोजन अटैक करेंगे, दोनों हाइड्रोजन जाएंगे। जब दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे COO माइनस, यहाँ भी COO माइनस बनेगा, और क्या बना, ट्वाइस ऑफ NH4+, ठीक है। अब ये NH4 इसके साथ भी लगेगा, NH4 इसके साथ भी लगेगा, COO NH4, और यहाँ भी क्या हो गया, COO NH4, क्लियर। फिर वही कहानी, आप इसको हीट कर दो, हीट करोगे तो क्या होगा, वही पुरानी बात, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CONH2, और यहाँ क्या आ जाएगा, CONH2। देखो जरा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर हो रही बात, समझ लीजिए, बनेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है थैलिक एसिड, ठीक है। ये क्या बन गया, थैलेमाइड बना, थैलेमाइड क्या बन गया, ये थैलेमाइड बना। यहाँ ए है, थोड़ा ध्यान देना, क्यों इस पे फोकस कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, थैलेमाइड बन गया। अब अगर यहीं आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो, थोड़ा तगड़े से हीट कर दो,
तो बेटा अगर तगड़े से हीट कर दिए तो ये तुरंत बन जाएगा थैलीमाइड। ये हो जाएगा इमाइड, अमाइड से इमाइड बन जाएगा। क्लियर? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, तुरंत बाहर आएगा। ठीक है, क्या बन गया? थैलेमाइड। ठीक है, स्पेलिंग ठीक थी, बात समझ में आ गया? तो क्या बन गया यहां? थैलेमाइड, और यहां क्या बना? थैलीमाइड। आई, ये ध्यान देना आपको, बहुत अच्छा एक रिएक्शन है ये। रिएक्शन देख लिया? क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रिएक्शन और है, इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास। फोर्थ रिएक्शन क्या कहता है? कहता है अगर मैं P2O5 के साथ रिएक्शन करूं, रिएक्शन विद P2O5, इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया है ये। ठीक है, P2O5 के साथ रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो P2O5 के साथ अगर हीट किया जाए तो क्या होगा? देखो जरा, CH3COOH है, ट्वाइस मॉलिक्यूल इसके होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको P2O5 के साथ हीट कर दें तो क्या बना लेता है? एनहाइड्राइड बना लेता है। ये एनहाइड्राइड बना लेता है। ठीक है, एनहाइड्राइड बना लेगा, ये एनहाइड्राइड। अब समझते हैं जरा क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर हो जाता है। देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, COOH है, यहाँ पे CH3COOH है, दो मॉलिक्यूल हमने लिए थे, दो मॉलिक्यूल ये हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तुरंत क्या हो जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है जब हम P2O5 के साथ, क्योंकि ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये, और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ अगर आप हीट कर रहे हो, ठीक है, तो तुरंत क्या करेगा? CH3 देखो बेटा, CO दोनों जगह पे है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O था, एक ऑक्सीजन ये रहा, ये दोनों इसी ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा ये। क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट जो रिएक्शन है। तो बेटा ये खत्म हो गया, बी पोर्शन हमारा हो गया। अब हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिसमें इन्वॉल्व होगा, क्या इन्वॉल्वमेंट आ रही है? सीधे कार्बोक्सिल ग्रुप जिनमें इन्वॉल्व है, उन रिएक्शंस की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि OH कैसे कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, COH की ब्रेकिंग कैसे हो रही है, उसके बाद हमने फिर देखा कि क्या हमको देखना है, उसके बाद C वाला पोर्शन है। तो अब हमको देखना है कि सीधे कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें सबसे पहला हम देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यानी डी का मतलब क्या होता है? जैसे हाइड्रेशन के आगे डी लग जाए, डिहाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रा का एडिशन, वाटर का एडिशन, और डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। नेचर के आगे डी नेचर लग जाए, नेचर का खो जाना। इसी तरह से कार्बोक्सिलेशन के आगे डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप उड़ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप निकल गया। तो देखो जरा, अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, इसको सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर दिया, सोडा लाइम के साथ, ठीक है, तो ये सीधे एल्केन बना लेता है, कार्बोक्सिल ग्रुप गायब हो गया। ठीक है, ये सीधे Na2CO3 ये बनता है, ऐसे होता है।
अब इसकी एक शॉर्ट मैकेनिज्म मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट मैकेनिज्म, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, डी कार्बोक्सिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो CH3 COOH, सबसे पहले ये समझो कि सोडा और लाइम होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए सोडा लाइम क्या होता है। सोडा किसे कहते हैं बेटा, NaOH हो गया सोडा, और लाइम किसे कहते हैं, CaO, ये हो गया लाइम, ये पड़ा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया बेटा, सोडा के साथ रिएक्ट करा दिया। क्या क्या हमने सोडा के साथ रिएक्ट करा दिया, अंडरस्टूड है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। चलो भाई, सॉल्ट बना लिया और वाटर बना लिया, क्लियर, ठीक है। अब अगर वाटर यहां रहता है तो तुरंत इसको ब्रेक करेगा, फिर से वापस वही रिएक्शन कर देगा। सॉल्ट में पानी डालोगे अलग अलग हो जाएगा, हीट करेंगे, ठीक है। अब एक सेकंड मॉलिक्यूल NaOH के साथ रिएक्शन हुआ, क्लियर, सेकंड, एक मॉलिक्यूल यहाँ, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ, किसका, सोडा का। ये तुरंत यहाँ से बेटा तुरंत रिएक्ट करेगा, ये इतना पोर्शन खाली हो जाएगा। देख लो जरा क्या बना, CH3H, CH3H यानी कि CH4, और क्या बना, Na2CO3, Na2CO3 बन गया। तो यहाँ से एल्केन बना और Na2CO3 बना। तो लाइम क्या कर रहा था, मैंने कहा ना वाटर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे CaO के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CaOH होल ट्वाइस। तो मॉइस्चर को हटाता रहेगा, मॉइस्चर को रिमूव करता रहेगा लाइम, इसलिए लाइम डाला गया यहाँ पे, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बेटा जो एल्केन का हाइड्रोजन आया है वो ये वाला हाइड्रोजन है, ध्यान रखेंगे, सोडा का है ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन देखो यहाँ से आया है, NaOH का हाइड्रोजन है। यानी यहाँ पे जो एल्केन आता है वो H कहीं और का नहीं है, वो सोडा का H है, यहाँ का H है जो यहाँ आया है। कंपटीशन में मैकेनिज्म चेक की जाती है, इसकी जगह ड्यूटीरियम कर देंगे, NaOD करेंगे। अब यहाँ आपको क्लियर रहेगा कि CH3D बनेगा, ठीक है। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। सेकंड इसी में आता है रिडक्शन। अब रिडक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है पार्शियल रिडक्शन, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन। अब बेटा एक बात तो समझे रहना, क्या समझे रहना है, कि एसिड का अगर रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का रिडक्शन करेंगे हेलोएल्केन बनेगा, उसका रिडक्शन करेंगे एल्केन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पार्शियल अगर रिडक्शन किया तो क्या होगा। तो देख लो जरा, CH3C डबल बॉन्ड OH, यही है, इसका मैं रिडक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, LiLH4, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करती है। बेटा LiLH4 क्या देता है, याद रखिएगा, H- देता है, हाइड्राइड आयन देता है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, क्या बन गया, बना CH3COH, क्लियर। एक OH इससे और लगा और इससे लगा हाइड्रोजन। बेटा sp3 का हाइब्रिडाइज कार्बन से कभी भी दो OH नहीं अटैच होंगे, जैसे अटैच हुए मैं आपको पहले भी मैकेनिज्म समझा चुका हूँ। एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जैसे ही दो OH अटैच हुए तुरंत इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बन के वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये क्या बना लिया, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बन गया एल्डिहाइड। तो कैसे बना एल्डिहाइड, क्लियर हुआ, रिडक्शन किया हमने, रिडक्शन से बन गया एल्डिहाइड, इसे कहते हैं पार्शियल रिडक्शन। सेकंड बात आती है कंप्लीट रिडक्शन। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन करूँ, ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर वही चीज़ आ गई, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, LiAlH4 किसके साथ, H+ के साथ, ये क्या देगा बेटा, H हाइड्राइड आयन देगा। यहाँ बॉन्ड शिफ्ट किया माइनस और प्लस, ये हाइड्रोजन इधर अटैक किया, ये हाइड्रोजन इधर अटैक किया, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ हाइड्रोजन,
तुरंत ये हाइड्रोजन इधर रिमूव होकर क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा, और यहाँ से एक वाटर एलिमिनेट हो गया। अब फिर मैं इसमें अगर AlH4 एसिडिक मीडियम में ले लूँ तो ये फिर देगा H-, और बेटा ये फिर बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो H यहाँ जाएगा, ये H यहाँ जाएगा, क्या बन गया CH3C। इस O के पास कौन जाएगा, H जाएगा, यहाँ बन गया OH। ये H है, इस कार्बन के पास ये H जाएगा, ये H हो गया, यानी क्या बन गया CH3CH2OH, एल्कोहल बन गया। तो कंप्लीट रिडक्शन अगर हमने किया तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देख लीजिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। कहीं कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा हुआ है सी, हमारा कंप्लीट हो गया। ये इसमें दो ही चीज आपको पढ़नी थी, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन। रिडक्शन के दो पार्ट हमने आपको बताया, ठीक है, पार्शियल और कंप्लीट रिडक्शन, दोनों हमने यहाँ पे पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा बचा है एल्काइल ग्रुप हमारा, ठीक है, रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, और एल्काइल ग्रुप के अलावा अगर कहीं बेंजीन रिंग है तो उसके क्या रिएक्शंस होंगे, ये चेक करना है हमें। ठीक है, एल्काइल ग्रुप और बेंजीन रिंग के क्या रिएक्शंस होंगे, इसको चेक करना है, ठीक है। तो डी वाला reactions involving alkyl group and benzene ring, ये हो गया, ठीक है। देख लीजिए इसको, क्लियर। अब सबसे पहले इसमें ले रहा है, सबसे पहला है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा कार्बोक्सिल ग्रुप लें, ठीक है, कैसा लें, तो कार्बोक्सिल ग्रुप में सीधे बोले हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, बेटा फिर खेला है अल्फा हाइड्रोजन का। अगर अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको अगर मैं रिएक्ट करा रहा हूं, रिएक्ट विथ, अगर ये मैं रिएक्ट करा रहा हूं इसको किसके साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ, रेड फॉस्फोरस एंड चाहे क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन के साथ, तो क्या बना लेगा, तो यही जो अल्फा हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, हैलोजन के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर। अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो जरा CH3 CH2 COOH, ये बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। मैं CH3COH भी ले सकता था, बस आपको समझाने के लिए ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। और यहाँ अगर हमने डाल दिया रेड फॉस्फोरस Cl2 के साथ, तो बेटा यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह हैलोजन लगेगा, तो क्या हो गया CH3C ClH COOH। मान लो अभी भी हम नहीं माने, तो अभी भी अगर हम फॉस्फोरस दे रहे हैं हैलोजन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हाइड्रोजन अभी और है ना, वो भी हट जाएगा, वो भी हट जाएगा। अब अगर यहीं मान लो हमने इसको हीट कर दिया होता तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन तुरंत बाहर हो जाएगा, और क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, HCl बाहर हो जाएगा। ऐसे है ये रिएक्शन। आपके कोर्स में ये नहीं दिया हुआ, बस हमने एक समझा दिया इसको, ठीक है, ये बस हमने इसे बताया है, क्लियर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और यहाँ हैलोजन, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हैलोजिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत फेमस रिएक्शन है, इसे कहते हैं HVZ रिएक्शन। क्या HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की, HVZ रिएक्शन,
हेल्वोल्हार्ड-ज़ेयलिंस्की के रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत बार नेम रिएक्शन है बेटा, याद कर लीजिएगा, नाम सीधे आएगा, ठीक है। और दूसरा हम जो यूज़ कर रहे हैं सेकंड है, ठीक है, वो एरोमेटिक रिएक्शंस, ठीक है, या रिंग रिएक्शंस कह लीजिए, रिंग के रिएक्शंस हमारे हो रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन में क्या है, मान लो हमारे पास ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये रहा एसिड। अगर मैं इसका Br2 से रिएक्शन कराऊं FeCl3 के प्रेजेंस में, तो ये कैसा होता है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग है ना, तो इस Br को अपने पास नहीं चिपकाएगा, इसको कहाँ लगाएगा, मेटा पोजीशन पे लगाएगा, मेटा डायरेक्टिंग है ये, ठीक है। तो क्या बना लेगा, तो बना लेगा यहाँ पे Br लग जाएगा मेटा पोजीशन पे, COOH, ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना COH ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता, ध्यान से समझिएगा, अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कोई ऐसा होता, डीएक्टिवेटिंग ना होता, ठीक, डीएक्टिवेटिंग ना होता, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या करता है, ये फ्रेडल क्राफ्ट की तरह रिएक्शन हो जाता है, इसे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। पर ये याद रखिएगा, नॉट फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं है। और सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है नाइट्रेशन। तो बेटा पिछली जो लेक्चर थी हमने नाइट्रेशन उसमें भी पढ़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही तरीके से ये रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ COOH है हमारे पास, ठीक है, COOH है हमारे पास। इसको हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट HNO3, नाइट्रोजन के लिए फिक्स है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेना है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करेगा, COH मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है, COH मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 लगा देगा, बस। तो बेटा ये आपका टोटल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी फिनिश हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर। देख लीजिए, समझ लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।